सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स सेकंड वीक ऑफ मई, और ये जो कवर करेंगे वो 8 से 15 मई तक कवर करेंगे। पहले हम बढ़ते हैं नेशनल न्यूज़ में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको जो भी इधर कंटेंट मिलेगा वो एग्जाम लेवल कंटेंट मिलेगा, कोई बकवास नहीं। जो फालतू का कंटेंट होता है मैंने उसको उड़ा दिया है, सिर्फ एग्जाम लेवल कंटेंट ही रखा है। तो पहले करंट अफेयर से बढ़ते हैं। पहला करंट अफेयर आ रहा है कि इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क बनाया गया है पुणे महाराष्ट्र में, और ये जो बनाने वाली दो ऑर्गेनाइजेशन या तो दो ग्रुप वो है इंडियन आर्मी और बलन ग्रुप। ये दोनों मिलके ये कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क बना रहे हैं, इंडिया का पहला। नेक्स्ट करंट अफेयर से चलते हैं। नेपाल ने एक नया 100 रुपये का नोट इंट्रोड्यूस किया है जो कि दिखाता है डिस्ट्रीब्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। और ये जो है एक तरह का मैप है जिसमें 3 लोकेशन जो है नोटेड किए गए हैं उत्तराखंड के। तो वो 3 लोकेशन कौन कौन से, ये भी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो वो 3 लोकेशन है लिपू लेक, लिम्पियादुरा और फिर कालापानी। ये उत्तराखंड का लोकेशन है, लेकिन नेपाल जो है इसको क्लेम करता है कि वो नेपाल के लोकेशन है। इसके साथ ही ये याद रखना है कि ये 3 लोकेशन है, ये एक तरह का ट्राई जंक्शन भी है बिटवीन इंडिया, नेपाल और चाइना के बीच। और ये जो नेपाल जो क्लेम करता है वो अंडर ट्रीटी ऑफ 1816 के अंदर करता है। इंडिया जो है इस ट्रीटी को मानता नहीं है, और इंडिया जो बोलता है कि ये जो है उत्तराखंड का लोकेशन है। इसके बाद ही हम नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि इंडिया और घाना ने एक एग्रीमेंट साइन किया कि घाना में जो है जैसे हमारे इधर यूपीआई है, वैसे ही जो है घाना में भी यूपीआई जैसा कुछ सिस्टम बनाया जाएगा विद इन 6 मंथ। ये क्या करेगा, जो भी इंडिया और घाना के बीच में फंडिंग ट्रांसफर होती है उसकी जो कॉस्ट है उसको कम करेगा, और ये अलाउ करेगा कि ये इंस्टेंटली जो भी ट्रांसफर है वो हो पाए। मैं इसके साथ ही बताना चाहूँगा कि यूपीआई ऑलरेडी अवेलेबल है फ्रांस, यूएई, श्रीलंका और मॉरिशस में। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है नेशनल का कि इंडिया जो है सरपास कर दिया गया है जापान को और बन गया है 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी। ये कहाँ पे बताया गया, एक रिपोर्ट में बताया गया। इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 का रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एनालिसिस एजेंसी MB 2023 का। तो इसमें जो भी डेटा 2023 के हिसाब से 2024 में ये रिपोर्ट दिया गया है। इसमें बोला ये जा रहा है कि इंडिया ने सरपास कर दिया जापान को, और इंडिया जो जनरेटिंग करता है 113 टेरावाट पर आवर जनरेट करता है, और जापान जो जनरेट करता है वो 11 टेरावाट पर आवर जनरेट करता है। इसके साथ ही आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि इंडिया जो था 2015 में जो सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट था वो 9th नंबर पे था, लेकिन अब 9th से इंडिया जो 3rd नंबर पे आ चुका है, जो कि एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। इसके साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्री जो कि प्लान कर रहा है कि अपना जो भी रिन्यूएबल कैपेसिटी है वो जो है 3 गुना बढ़ाया जाए 2030 तक। तो 3 गुना कितना बढ़ाया जाए, 209 गीगावाट का जो है कैपेसिटी बनने जा रहा है 2030 तक इंडिया। तो इंडिया ने ये एम रखा है। नेक्स्ट करंट अफेयर से चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर आ रहा है बैंकिंग एंड न्यूज़। बैंकिंग एंड न्यूज़ से पहला न्यूज़ है कि आरबीआई ने अलाउ कर दिया है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर को कि वो बोरो कर सकते हैं फॉरेन करेंसी में। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स होते कौन है। तो जो पेमेंट डीलर्स होते हैं इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर, एक होता है बैंक प्राइमरी डीलर। जो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर होता है ना, इन्होंने सब्सिडी लेकर रखी होती है कमर्शियल बैंक के साथ, और ये जो है एज ए NBFC काम करते हैं, और इनको जो क्लासीफाई किया जाता है वो ऑथोराइज डीलर कैटेगरी 3 के अंदर करा जाता है। इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में देख लेना, क्योंकि ये वीकली करंट अफेयर्स है तो मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बारे में हम देख लेना। फिर हम चलते हैं कि बैंक प्राइमरी डीलर के बारे में कि बैंक प्राइमरी डीलर कौन होते हैं। बैंक प्राइमरी डीलर जो है RBI से लाइसेंस लेकर रखते हैं और उसके बेसिस पे काम करते हैं। अब हम समझते हैं कि प्राइमरी डीलर्स होते कौन है। प्राइमरी डीलर्स का काम ये होता है जो कि बाय और सेल करते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय और सेल करने का काम जो है प्राइमरी डीलर्स का होता है। लेकिन उसमें जो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स होता है ना, ये एक तरह का NBFC होता है जो कि बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स तो वहाँ से लाइसेंस लेके ये जो है जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो बेचता है। और इसके साथ आपको ये समझना पड़ेगा जो ये फॉरेन करेंसी का जो बोरोइंग दी गई है SPD मतलब कि स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स को, तो ये जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नेशनल अकाउंट के लिए दी गई है, और ये जो है ऑपरेशन पर्पस के लिए ही दी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम ये समझते हैं कि नेशनल अकाउंट्स होती कौन से। नेशनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जिसमें बैंक होल्ड करता है फॉरेन करेंसी एट डिफरेंट बैंक। मतलब मान लीजिए इंडिया में कोई फॉरेन करेंसी, अगर फॉरेन करेंसी होल्ड कर रहा है, US डॉलर होल्ड कर रहे हैं, तो उसको बुलाया जाएगा नेशनल अकाउंट। और इसके साथ ही आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, वास्ट्रो अकाउंट। वास्ट्रो अकाउंट मतलब विदेशी बैंक में जब इंडिया की करेंसी पड़ी हो तो उस केस में बोला जाता है उसको वास्ट्रो अकाउंट। नेक्स्ट करंट अफेयर से चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर आ रहा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर ने परमिट कर दिया है IFSC बैंकिंग यूनिट को कि वो जो है कर सकते हैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो अब डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट एक तरह का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो डिपेंड करता है जो भी एसिड होता है उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर में चलते हैं कि REC क्या होता है। REC होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जो NEC मिल चुका है RBI से कि ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपना खुद का सब्सिडरीज। कहाँ पे? IFSC मतलब कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो कि गिफ्ट सिटी गुजरात में है, वहाँ पे जो है खुद का सब्सिडी इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसा RBI ने अलाउ कर दिया है।
और हम अब ये समझते हैं कि REC लिमिटेड है क्या। REC लिमिटेड एक तरह का महारत्ना कंपनी है जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आता है और ये रजिस्टर्ड है विद RBI एज अ NBFC। नेक्स्ट कैंडल पर चलते हैं कि मीरा AMC जो है पहला म्यूचुअल फंड AMC बन चुका है जो कि 50 मिड कैप और 50 लार्ज कैप स्टॉक जो है एक साथ ही बेच रहा है। तो ये जो बेच रहा है वो बेच रहा है मीरा एसिड निफ्टी मिड कैप 40 मोमेंटम क्वालिटी 100 एक्सचेंज ट्रेड फंड के अंतर्गत। तो ये जो है पूरा का पूरा इसका नाम है। इसका नाम याद नहीं रखना, आपको सिर्फ AMC का नाम याद रखना है और क्या बना है वो याद रखना है। क्या बना है, पहला म्यूचुअल फंड स्कीम बना है जो कि 50 मिड कैप और 50 स्मॉल कैप स्टॉक एक साथ बेच रहा है। अब हम समझते हैं मिड कैप स्मॉल कैप और इसके साथ ही लार्ज कैप का मतलब क्या हुआ। लार्ज कैप वो कंपनीज होती है जो टॉप 100 कंपनीज होती है उनको बोला जाता है और इनका जो मार्केट कैप होता है वो 20,000 करोड़ या उससे ज़्यादा का होता है। और जो मिड कैप होता है वो जो रैंक करता है वो 101 से 250 के बीच में रैंक करता है और इनका जो मार्केट कैप होता है वो 5,000 से 2,000 20,000 करोड़ तक रहता है। उसके बाद आता है स्मॉल कैप जो कि 251 के ऊपर जो भी कंपनी होती है उसको स्मॉल कैप बोला जाता है और इनकी जो लिमिट होती है वो 5,000 करोड़ से कम की जो मार्केट कैप की लिमिट होती है वो रहती है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है कैनरा बैंक से आ रहा है। कैनरा बैंक HSBC ने इंट्रोड्यूस किया प्रॉमिस फॉर ग्रोथ। ये एक तरह का यूनाइटेड लिंक इंश्योरेंस प्लान है और इसको डिजाइन किया गया है फॉर द कस्टमर जर्नी टुवर्ड्स द फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी के लिए। इसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, इसके बारे में ये प्रॉमिस फॉर ग्रोथ के बारे में हमें ये पढ़ना है कि कौन से 3 प्रोडक्ट जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रॉमिस फॉर वेल्थ, प्रॉमिस फॉर केयर और प्रॉमिस फॉर लाइफ आता है। प्रॉमिस फॉर हेल्थ वेल्थ जैसे कि इससे पता लग रहा है कि जो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट किया जाएगा तो इसके बेस में क्या जाएगा। प्रॉमिस फॉर केयर, इससे नाम से पता लग रहा है कि ये हेल्थ केयर में ज़्यादा फोकस करेगा। उसके बाद आता है प्रॉमिस फॉर लाइफ, ये जो है लाइफ इंश्योरेंस में ज़्यादा फोकस करेगा। आपको इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आपको ये 3 टाइप पता होना चाहिए एग्जाम पढ़ लोगे इसे। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में चलता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इंडिया ने पार्टनर किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के साथ और ये दोनों पार्टनर करके क्या करने वाले हैं, एक तरह का ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने वाला है गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में चलते हैं कि RBI ने लिफ्ट कर दिया है बॉब वर्ल्ड मोबाइल एप्लीकेशन में जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी उसको। तो अब हम पहले तो ये समझते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, जैसे कि आपको पता होगा कि बैंक में टारगेट्स का प्रेशर तो रहता ही है। तो उसी टारगेट को पूरा करने के लिए भी एम्प्लॉय थे बैंक ऑफ बड़ौदा के, उन्होंने क्या किया कि इनका जो BOB वर्ल्ड का जो मोबाइल ऐप था इसमें जो है फेक कस्टमर जो रजिस्टर करने लगे अपना टारगेट पूरा करने के लिए, जिसकी वजह से इनको जो है पिछले साल ही इनको जो है बैन कर दिया गया था कि ये ऑन बोर्डिंग नहीं कर सकते न्यू कस्टमर्स। लेकिन अब RBI ने अलाउ कर दिया है कि BOB वर्ल्ड जो है ऑन बोर्डिंग कर सकता है नया कस्टमर्स इमीडिएटली। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स में चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है कि सेबी ने अप्रूव कर दिया है केयर रेटिंग सब्सिडीज टू ऑफर ESG रेटिंग। अब ESG रेटिंग क्या है, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस रेटिंग प्रोवाइडर की तरह काम करने के लिए सेबी ने जो है केयर रेटिंग को अलाउ कर दिया कि ये जो है अब ये भी ऑफर दे सकते हैं। और ये जो केयर रेटिंग लिमिटेड है ये एक तरह का कैटेगरी 1 में आने वाली कंपनी है और ये जो है रेटिंग कंपनी जैसे कि सिविल है वैसे ही ये भी जो है एक तरह का रेटिंग कंपनीज है। और ये क्या करेगी, ये जो है सस्टेनेबल परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही डिफरेंट जो भी बैंक्स है या तो जो भी कंपनीज है उनको जो है रेटिंग देने का काम करेगी। नेक्स्ट करंट अफेयर में चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड जो कि एक केरला बेस्ड प्राइवेट बैंक है, इन्होंने पार्टनर किया है नॉर्थ आर्क कैपिटल लिमिटेड के साथ जो कि एक तरह का NBFC है और ये दोनों मिलके क्या करने वाले हैं, लोन ऑरिजिनेशन में ये दोनों मिलके जो है एफर्ट डालने वाले हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर चलते हैं कि येस बैंक लिमिटेड ने पार्टनर किया हुआ है EBEX के साथ। EBEX एक तरह का ग्लोबल फिनटेक कंपनी है जो कि बेस्ड है ब्राजील में और ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ये दोनों मिलके एक तरह का ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी बनाएंगे और जो भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्रोसेसिंग होती है E-कॉमर्स के लिए तो उसको जो है स्मूथ करने का काम ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर करने वाले हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर चलता है। नेक्स्ट करंट अफेयर आ रहा है कि NPCI मतलब कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने एक तरह गाइडलाइन लॉन्च किया है जिसमें ये बोला जा रहा है कि जो भी मर्चेंट डिटेल है उसको कैसे वेरीफाई किया जाए, उसके पूरा गाइडलाइन लॉन्च किया गया है। तो ये जो लॉन्च किया गया है फॉर भारत इंटरफेरेंस फॉर मनी आधार पे सिस्टम के लिए। तो ये अब हम ये समझते हैं कि भारत इंटरफेरेंस फॉर मनी आधार पे सिस्टम काम कैसे करता है। ये जो है आधार का ऑथेंटिकेशन पेमेंट है और इसमें जो है मर्चेंट जो है रिसीव कर सकता है डिजिटल पेमेंट थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन। कोई भी बंदा अगर अपना अंगूठा लेके जाता है और उस मर्चेंट के पास और आधार बेसिस पे अपना अंगूठा वेरीफाई कराता है, उसके बाद जो भी उसका पेमेंट है वो डिजिटली ट्रांसफर हो जाता है मर्चेंट के पास। तो कुछ ऐसा सिस्टम चलता है, लेकिन ये सिस्टम में बहुत सारे फॉल्ट हो रहे थे। मर्चेंट जो है अपने फ़ायदे के लिए इसकी वजह से NPCI ने कुछ गाइडलाइन लॉन्च किया गया है फॉर द बैंक। तो इसमें ये बोला गया है जो भी एक्वाइजन बैंक है उसको मैंडेटरी है जो भी मर्चेंट का डिटेल्स है उसको अच्छे से वेरीफाई करना, और ये मैटर नहीं करता वो ऑन बोर्ड कर रहा है उस बैंक के थ्रू या तो उसके पार्टनर के थ्रू। इसके साथ NPCI ने ये बोला है कि जो भी बैंक है उसको जो है फॉलो करना पड़ेगा MCC मतलब कि मर्चेंट कैटेगरी कोड
और ये कैटेगरी कोड जो है डिफाइंड है बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडेट, और इसमें 3 कोड है MCC 6010, MCC 6011 और MCC 6012। इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इतना न्यूज़ ही काफ़ी है। नेक्स्ट करंट अफेयर चलते हैं इंटरनेशनल इन न्यूज़। इंटरनेशनल इन न्यूज़ में बोला ये जा रहा है कि यूनिसेफ ने नेम किया है करीना कपूर खान को एज अ नेशनल एम्बेसडर, नेशनल सेलिब्रिटी एम्बेसडर। और ये जो नेशनल सेलिब्रिटी एम्बेसडर बनाया जा रहा है करीना कपूर को, ये बनाया जा रहा है, मीटिंग कर रहे हैं, जो भी अभी इंडिया और यूनिसेफ के बीच में जो पार्टनरशिप है वो 75 ईयर्स हो गई है उसके बेसिस पे। और यूनिसेफ ने इसके साथ ही 4 लोगों के और नाम दिए जो कि यंग एडवोकेट के तरह काम करेंगे। आप वो 4 नाम यहाँ से पढ़ सकते हो। मैं आपको बताता हूँ यंग एडवोकेट करेंगे क्या। यंग एडवोकेट्स वो एडवोकेट्स हैं जो कि इश्यूज को उठाते हैं, जैसे कि क्लाइमेट एक्शन, मेंटल हेल्थ, इनोवेशन, गर्ल इन स्टेम। तो ये सब चीज़ें उठाने का काम जो है ये यंग एडवोकेट्स का रहता है। तो इसी वजह से इन चारों को एज अ यंग एडवोकेट बनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर में चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर आ रहा है स्विस स्टार्टअप जिसका नाम है सीलैमवेट एजी। ये एक तरह का वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑपरेशनल डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट बनाने जा रहे हैं, और इस प्लांट का नाम रहने वाला है, प्लांट का नाम होने वाला है मैमूथ। तो ये जो है आइलैंड में होगा, और इसका जो काम रहेगा जो भी CO2 है उसको कैप्चर करना एयर से और उसको स्टोर करके रखना इन द फॉर्म ऑफ रॉक। और ये जो स्टोर करके रखेगा वो 36,000 टन ऑफ CO2 स्टोर करके रखेगा पर एनम। और ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट डायरेक्ट टू एयर कैप्चर स्टोरेज बना है, और इससे पहले जो बन चुका है वो ओरा बन चुका है। ये जो है लॉन्च किया गया था आइसलैंड में ही 2021 में। नेक्स्ट टाइम चलते हैं इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो कि UN की तरफ से आते हैं एम्बेसडर, उनका नाम है रिचा कंबाज। इन्होंने जो है वॉलंटरी कंट्रीब्यूट किया है $500K USD टू UN ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टूरिज्म। काउंटर टूरिज्म को फाइट करने के लिए 500K जो है ट्रांसफर किए गए हैं, फंड ट्रांसफर किए गए हैं। नेक्स्ट कंट्री चलते ही अम्यूजिंग न्यूज़। अम्यूजिंग न्यूज़ में ये आ रहा है कि एशियन बैंक डेवलपमेंट ने पार्टनर करके रखा हुआ है सिटी ग्रुप के साथ, और ये पार्टनरशिप करके क्या करेंगे, जो भी MSME ग्रुप है, जो स्मॉल एंड मीडियम साइज ग्रुप है, उनको जो हेल्प करेंगे, और ये जो है सपोर्ट करेंगे 100 मिलियन एडिशनल एनुअल ट्रेड अक्रॉस, जो भी एशिया पैसिफिक रीजन में है उसको जो है 100 मिलियन जो है एडिशनली देने का काम करेंगे। नेक्स्ट टाइम चलते हैं मेडटेक स्टॉका होल्ड 2024। ये जो है अनाउंस किया गया है बाय अरुण चावला जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेटिक के सेक्रेटरी है, और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेटिकल जो आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आता है। आपको सेक्रेटरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी ये डिपार्टमेंट है और कौन से मिनिस्टर के अंदर आता है ये आपको याद रखना है। इन्होंने पार्टनर किया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ, और ये क्या बना रहे हैं, मेडिटेक स्टैकेटॉन 2024। जैसे हैकाथॉन होता है वैसे ही ये स्टैकेटॉन है, इसमें डिफरेंट स्टॉक होल्डर्स आके पार्टनर करते हैं। ये क्या करेगा, जो भी इम्पोर्ट है उसको जो है रिड्यूस करने का काम करेगा और रेगुलेट करेगा इंडिया मेडटेक सेक्टर को। मेडटेक का मतलब क्या हो गया, मेडिकल विद टेक्नोलॉजी सेक्टर को ये जो है बूस्ट करने का काम करेगा। और इंडिया जो है प्लान कर रही है कि इंडिया जो है 2030 तक 50,000 बिलियन की मेडटेक इंडस्ट्री बन जाएगी, और इवन इंडिया अभी जो है 4th नंबर पे आती है और ग्लोबली जो है 20 नंबर पे आते हैं इन मेडिकल डिवाइस मार्केट। इसमें मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं कि मेडटेक स्टैकेटॉन में क्या होने वाला है। इस पर डिफरेंट एक्सपर्ट आएंगे और मेडिकल डिवाइस के ऊपर काम करेंगे और डिवाइस को इनोवेटिव बनाएंगे। इसको जो है ऐसा बनाया जाएगा कि ये जो है एक्सपोर्ट भी कर पाए बाहर देश में, और अभी जो हमारी डिपेंडेंसी है मेडिकल डिवाइस में इंपोर्ट करने की वो भी कम से कम हो। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है कि श्रीलंका, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका ने पार्टनर किया है अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ, और ये पार्टनरशिप करके दोनों क्या करने वाले हैं, ये 20 साल का एग्रीमेंट होने वाला है, पावर परचेज एग्रीमेंट है 20 साल का, और ये दोनों पार्टनर करेंगे, डेवलप करेंगे एक विंड पावर स्टेशन वो श्रीलंका में। वो कौन सी लोकेशन एग्जाम बोर्ड से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जो इन्वेस्ट करने वाले हैं वो 442 मिलियन USD करने वाले हैं, और ये जो डेवलप करेंगे वो 484 मेगावाट की विंड पावर एनर्जी जो है जनरेट करेंगे श्रीलंका में। ऐसा कोई डेवलपमेंट जो है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड करने वाली है। नेक्स्ट कंट्री से आ रहा है CC एवेन्यू जो कि एक तरह का फिनटेक कंपनी है। इन्होंने पार्टनर किया है सबलिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, और ये पार्टनर करके ये दोनों क्या करने वाला है, एम्पावर करने वाला है मर्चेंडाइज को। इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो CC एवेन्यू है ये इंडिया का पहला पेमेंट गेटवे प्लेयर बना है जो कि CBDC मतलब कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करने वाला फॉर दी रिटेल ऑनलाइन मर्चेंट के लिए। ठीक है, ये भी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कंट्री में चलते हैं। टाटा स्टील इंडस्ट्रियल पार्क बनने जा रहा है उड़ीसा में। तो ये पार्क बनने के लिए 2 ऑर्गेनाइजेशन जो है एक साथ पार्टनर कर रहे हैं। तो कौन कौन से 2 ऑर्गेनाइजेशन है, अब टाटा कर रहे हैं तो टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ये तो करेगा ही, इसके साथ जो कर रहा है वो HSP5 प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है। ठीक है, और ये जो है कहाँ पे बनने वाला है, ये इंडस्ट्रियल पार्क याद रखना है उड़ीसा में बनने वाला है। नेक्स्ट कंट्री में मिलता है कि इंडेक्स एंड रिपोर्टिंग न्यूज़। जो पहला जो इंडेक्स है वो आ रहा है 22 एडिशन ऑफ
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये जो है रिलीज़ किया जाता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, और इसमें जो इंडिया की रैंक है वो 159 है। एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया की रैंक जो है 159 है। इसके साथ हम टॉप 3 कंट्रीज देख लेते हैं कौन कौन सी आती है। टॉप 3 कंट्री में जो पहली कंट्री वो नॉर्वे है, जो कि 8 साल से जो कंटिन्यूसली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले नंबर पे आ रही है। उसके बाद आता है डेनमार्क, उसके बाद आता है स्वीडन। ये दोनों कंट्री, डेनमार्क और स्वीडन की डिटेल्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट से, तो मैंने इधर लिखी नहीं है। ये इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये बोला गया कि इंडिया जो है वो फॉल करता है अनऑफिशियल स्टेट ऑफ इमरजेंसी के अंतर्गत। और ये जो रैंक दिया जाता है, इंडेक्स दिया जाता है, इसमें 5 कैटेगरी में इसको बांटा हुआ है इस रैंक को, उसके बेसिस पे दिया जाता है। कौन कौन सी कैटेगरी है वो है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट और सिक्योरिटी। ये 5 के बेसिस पे ही इसको जो है रैंक किया जाता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के थ्रू। तो आपको जो है ना ये 5 कैटेगरी भी याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ये 5 कैटेगरी के बारे में भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया जो है रिसीव किया है 111 बिलियन यूएसडी इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस 2022। ये रिपोर्ट कब आ रही है? 2024 में, लेकिन ये जो है कैलकुलेशन की गई है 2022 के हिसाब से। और इंडिया जो है पहली कंट्री बन चुकी है जिसने सरपास कर दिया है 100 बिलियन का मार्क इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस। अब किसी बंदे को रेमिटेंस नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी बंदा अगर जॉब करने जाता है बाहर देश, तो वहाँ से जॉब करके जब भी कभी फैमिली के पास वापस से पैसा भेजता है तो उसी चीज़ को बुलाया था रेमिटेंस। फॉरेन से कमाया और उसको जो है इंडिया में वापस पैसा आया तो उसको बुलाया था रेमिटेंस। तो उसमें जो है पहले नंबर पे इंडिया है, दूसरे नंबर पे मैक्सिको है, तीसरे नंबर पे चाइना है, चौथा और पांचवा नहीं लिखा क्योंकि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन छठा जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान हमारा नेबरहुड है, तो इसलिए छठा नंबर जो है पाकिस्तान आ रहा है, उसको एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने लिखा हुआ। और 8वां नंबर हमारा बांग्लादेश है। तो आपको ये सब जो डिटेल्स है ना आपको ये भी पढ़ना है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया कि जो फीमेल है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल एज अ माइग्रेंट इन कंट्री लाइक यूएसए, कनाडा और फिर फ्रांस। और इसमें यह भी बोला गया कि इंडिया जो है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ माइग्रेशन है ग्लोबली, और ये जो है 1.8 मिलियन पीपल है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट एक आ रहा है जिसमें ये बोला जा रहा है कि एग्रीकल्चर एमिशन को अगर नेट जीरो करना है तो क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे। तो वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि अगर एग्रीकल्चर एमिशन को नेट जीरो एमिशन में करना है 2050 तक, तो हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी एग्री प्रोडक्ट सिस्टम के लिए। तो ये जो रिपोर्ट का नाम है पहले तो ये पढ़ लेते हैं। ये रिपोर्ट का जो नाम देकर रखा है ये दिया इन्होंने, रिसीव फॉर अ लिवेबल प्लैनेट अचीविंग नेट जीरो इमिशन इन दी एग्री फूड सिस्टम। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अभी जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको जो है 18 टाइम बढ़ाना पड़ेगा, और इसको जो है 260 बिलियन यूएसडी अ ईयर करना पड़ेगा। और ये अगर हम अचीव कर लेते हैं, इतना इन्वेस्टमेंट अचीव कर लेते हैं, तो जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की वजह से जो भी एमिशंस होती है उसको हम हाफ कर सकते हैं 2030 तक, और नेट जीरो कर सकते हैं बाई 2050 तक। ठीक है, तो जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इधर से भी बहुत ज़्यादा एमिशन निकलता है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाता है, तो इसको भी जो है रोक कैसे सकते हैं, ये जो बताने का काम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है अपॉइंटमेंट इन न्यूज़। अपॉइंटमेंट न्यूज़ जो है ये आ रहा है कि पहला न्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बने हैं अभी राकेश सिंह एज अ CEO ऑफ पेटीएम मनी लिमिटेड का, और ये जो है रिप्लेस कर रहे हैं वरुण धीर को। और ये जो है CEO थे पेटीएम मनी के 2020 से, तो इनको जो रिप्लेस कर दिया और अब जो कौन बन गए, राकेश सिंह जी बन गए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो पेटीएम है वो आपको पता होगा पेमेंट बैंक का क्या हालत हुआ, पेटीएम पेमेंट बैंक का, तो उसके लिए ये जो पेटीएम मनी लिमिटेड के ऊपर CEO के ऊपर जो ये अपॉइंटमेंट आया तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर चलते हैं कि नेक्स्ट करंट अफेयर आप ये लेस इंपॉर्टेंट है, आप ये 2 करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। उसके बाद वाले करंट अफेयर चलते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया बनाया गया, आप इधर से वो पढ़ सकते हो। अपॉइंटमेंट में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप सीधे अपॉइंटमेंट यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। रिजवान को बनाया गया एज अ चेयरपर्सन ऑफ NHBC, जो कि नेशनल एग्रीगेटर बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। तो ये जो है रिप्लेस कर रहे हैं बाय महेश वर्मा जी को, जो कि चेयरपर्सन थे 2022 से। तो ये अपॉइंटमेंट तो आप पढ़ ही सकते हो यार, अपॉइंटमेंट को इतना प्रॉब्लम नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अवार्ड के ऊपर। अवार्ड न्यूज़ में आ रहा है कि 108 पुलित्जर प्राइज, तो ये किसको दिया गया है? ये जो दिया जाता है ये दिया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज को, जैसे कि जर्नलिज्म, बुक, ड्रामा, म्यूजिक और स्पेशल सिटीजन्स। तो जो जर्नलिज्म में दिया जाता है वो 15 दिया जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 के 15 पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो हमें जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम उसी को पढ़ेंगे और उसी पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो जर्नलिज्म में अंडर द पब्लिक सर्विस कैटेगरी में जो दिया गया है वो दिया गया प्रो पब्लिकेशन, ये एक तरह का न्यूज़ पोस्ट है, तो इनको जो है ये कैटेगरी में विनर बनाया गया है। नेक्स्ट जो विनर बने हैं वो जर्नलिज्म अंडर दी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग कैटेगरी में बने हैं, और ये जो बने हैं वो न्यूयॉर्क टाइम के एक जर्नलिस्ट बने हैं।
नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है जर्नलिज्म अंडर द एडिटोरियल राइटिंग कैटेगरी, और इसमें जो बनाया गया है डेविड हाफमैन को बनाया गया है, और ये एक तरह का जर्नलिस्ट है वाशिंगटन पोस्ट के। इसके बाद जो बनाया गया है जर्नलिज्म अंडर द ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी, और इसमें जो बनाया गया फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ रूटर के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पेशल सिटीजन जो है एक ही जो है प्राइज दिया जाता है, तो इसकी वजह से एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो दिया गया है वो गिराक को दिया गया है, और जो भी जर्नलिस्ट एंड मीडिया वर्कर जो भी गाजा वॉर को कवर कर रहे थे तो उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर में चलते हैं एक्वेशन और मर्जर इन न्यूज़। एक्वेशन में पहला जो है कि काल ग्रुप NIC ने जो डी इन्वेस्टमेंट है वो कर दिया है 2% का येस बैंक लिमिटेड के लिए, और ये जो है अगर वैल्यू देखें तो इसको 1441 करोड़ रुपए बनता है। कि परिमल का जो है मर्जर हो चुका है। परिमल में ऑर्गेनाइजेशन है दो, एक का नाम है परिमल एंटरप्राइज लिमिटेड जो कि एक तरह का NBFC है, और दूसरा है परिमल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस जो कि इन्हीं का सब्सिडी है। ये दोनों मर्ज होके बन चुके हैं अब परिमल फाइनेंस लिमिटेड। ये दोनों मिलके मर्ज होके इनका जो नाम है वो चेंज हो चुका है, और ये जो नाम बना है परिमल फाइनेंशियल लिमिटेड है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये मर्जर्स भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर चलते हैं साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में आ रहा है कि मैनग्रोव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक IIT मद्रास का ही बैक स्टार्टअप है, इन्होंने पार्टनर करके रखा हुआ है IIT मद्रास का ही इंक्लूजन सेल के साथ, और ये डेवलप करने जा रहे हैं इंडिया का पहला सिस्टम ऑन चिप जिसका नाम रखा गया सिक्योर IoT। सिक्योर मतलब सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका नाम रखा गया है। अगर किसी भी बंदे को ये नहीं समझ आ रहा है कि सिस्टम ऑन चिप का मतलब क्या हुआ, तो मैं थोड़ा इसको समझाना चाहूँगा। सिस्टम ऑन चिप का मतलब ये हुआ कि एक चिप है, उसके अंदर ही CPU रहेगा, उसके अंदर ही रैम रहेगा, उसके अंदर ही इंटीग्रेटेड सर्किट रहेगा, उसके अंदर ही जो भी कंपोनेंट है वो एक ही चिप के अंदर का रहेगा, उसी को बोला जाता है सिस्टम ऑन चिप। तो ये जो है इंडिया का पहला कमर्शियल चिप बना है जिसका नाम है सिक्योर IoT, और ये जो है हाई परफॉर्मेंस माइक्रो कंट्रोलर है, और ये ब्लॉक करेगा 700 मेगाहर्ट्ज में। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरा डेली करंट अफेयर्स वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट करंट अफेयर चलते हैं कि इसरो ने कंडक्ट किया है फर्स्ट इग्निशन टेस्ट ऑन सेमी सायोजन पीटा। सेमी सायोजन पीटा मतलब प्री बर्नर इग्निशन टेस्ट आर्टिकल किया हुआ है। तो आप इस फोटो से देख सकते हो, ये जो नीचे का जो लॉन्चर होता है ना वो जो है पहली बार टेस्ट किया गया है, इग्निशन टेस्ट जो है इसका किया गया है। तो आपको एग्जाम पॉइंट से इतना ही पढ़ना है, बाकी इसका कोई काम का नहीं है कि इसका लोकेशन कहाँ पे मतलब हुआ है टेस्ट, ये सब कुछ काम के नहीं होते। आपको सिर्फ पता होना चाहिए इसरो ने किया है, उसका जो पीटा है ना उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। प्री बर्नर इग्निशन टेस्ट आर्टिकल कहा जा रहा है। नेक्स्ट कंप्यूटर में चलते हैं कि इन्फोसिस ने रिसीव किया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड की तरफ से एक सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट नाम यह है 42001 2023, और ये सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है? ये सर्टिफिकेट दिया जाता है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जो कि इन्फोसिस को मिल गया है, और इन्फोसिस इसकी वजह से इंडिया का पहला IT सर्विस कंपनी बन चुका है जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज करता है इस रिकॉग्निशन को। अब हम ये समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम किस ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। जो भी सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितना हम रिस्पॉन्सिबली यूज़ कर रहे हैं और कितना हम एथिकली यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो कि जैसे कि आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है फ्यूचर में मैनकाइंड के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, डेंजरस हो सकता है, तो उससे कैसे बचा जाए, उसको कैसे एथिकली यूज़ किया जाए, उसी की वजह से ये जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो उसी के लिए इन्फोसिस को सेलेक्ट किया गया है फॉर दिस सर्टिफिकेट, और इंडिया का पहला IT कंपनी बन चुका है ग्लोबली जिसको ये जो सर्टिफिकेट मिला है। इन्फोसिस के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो एक तरह का फ्रेमवर्क बना के रखा हुआ है जिसका नाम रखा गया है इन्होंने टोपस रिस्पॉन्स AI सूट। इस टोपस रिस्पॉन्स AI सूट का काम क्या होता है कि इसका काम ये होता है कि AI को कैसे यूज़ किया जा रहा है, जो भी इनके एम्प्लॉय हैं इन्फोसिस के या इनके जो भी पार्टनर्स हैं, तो उनके बीच में AI को कैसे यूज़ किया जा रहा है उसके ऊपर प्रॉपर गाइडलाइन दे के रखी है, और उसको जो है एथिकली यूज़ करने के बारे में बताया गया है। तो इसी की वजह से इन्फोसिस को ये जो है सर्टिफिकेट दी गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है सेतु, जो कि एक डिवीजन ऑफ पाइनलैब ग्रुप का है। इन्होंने लॉन्च किया है सीसेम इंडिया का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि BFSI सेक्टर के लिए काम करेगा। और ये सेतु ने जो ये लॉन्च करने के लिए पार्टनर कर रखा हुआ है वो सर्विन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ पार्टनर कर रखा हुआ है। और ये जो LLM है इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है क्या। लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब ये हो गया कि जो भी सेल्फ लर्निंग AIs होते हैं उनको बोला जाता है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जैसे कि ChatGPT हो गया या तो ब्रेड हो गया, तो ये सारे जो हैं इनको जो है एज अ LLM मॉडल बोला जाता है। तो ये क्या करेंगे, जो भी ये सीसेम है ये जो है डोमेन और रीजनल स्पेसिफिक LLM बनाएंगे जो कि कस्टमाइज BFS डेटा जो है कलेक्ट करेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा एनहांस करेगा जो भी क्रेडिट
डिसीजन मेकिंग है और प्रोवाइड करेगा हाइपर पर्सनलाइज पर्सनल सर्विस लोकली। याद रखना, लोकली जो है प्रोवाइड करने का काम करेगा सीसन। इसके से ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है। इंडिया का पहला कमर्शियल स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट जो है बनाया गया है और ये जो है अप्रूव किया गया है बाय दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटिंग कमीशन के द्वारा। और ये जो बनाने वाले कंपनी से उनका नाम है BSES राजधानी पावर लिमिटेड और इन्होंने पार्टनर किया था इंडिया ग्रिड ट्रस्ट के साथ एंड ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट के साथ। और ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट इनका एम भी है कि ये जो है अचीव करे 1 गीगावाट ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और 2026 तक। तो इसी की वजह से ये जो है JEAP ने भी पार्टनर किया है BEES राजधानी पावर लिमिटेड के साथ। और इसके बारे में थोड़ा आप समझ लेते कि BESS है क्या। BESS एक तरह का बैटरी स्टोरेज सिस्टम है जो कि एनर्जी उठाता है रेन्यूएबल या तो नॉन रेन्यूएबल सोर्स से और ये जो स्टोर कर रखता है रिचार्जेबल बैटरी में बहुत लंबे समय तक। इसके बाद वाला करंट अफेयर्स इसके बाद वाला करंट अफेयर्स आ रहा है गूगल वॉलेट से। अब गूगल वॉलेट का मतलब ये मत समझना है कि ये एक तरह का वॉलेट है जैसे कि दूसरे वॉलेट होते हैं, पेटीएम वॉलेट होते हैं, तो वैसा वॉलेट नहीं है कि आप इधर पैसा रख सकते हो। ये वॉलेट क्या करेगा, ये वॉलेट काम करेगा कार्ड, पासेस, टिकट्स की ID ये सब स्टोर करने के लिए। जैसे कि मूवी टिकट हो गया, एयरपोर्ट का बॉर्डिंग पास हो गया, या तो ट्रिप अगर रेलवे का टिकट हो गया, तो ये सब आपको एक ही जगह पे मिल जाए। तो इस तरह के लिए ये वॉलेट बनाया गया और इससे साफ साफ लिख दिया है मैंने कि जो गूगल वॉलेट है इन इंडिया ये सपोर्ट नहीं करता पेमेंट रिलेटेड फीचर के लिए। पेमेंट रिलेटेड फीचर के लिए ऑलरेडी गूगल पे बना चुका है। नेक्स्ट कहना चलते हैं कि टेलीकॉम डिजाइन कोलैबोरेशन स्प्रिट इंडिया का पहला ऐसा कोई इनिशिएटिव बनाया गया है और इसको जो ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी है वो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। और ये जो है आफ्टर डिस्कशन इसको जो है आउटकम बेस्ड फोकस ग्रुप जो कि एड्रेस करेगा इंडियन इकोसिस्टम ग्रुप को और ये जो है प्रिपेयर करेंगे जो 6G आने वाले फ्यूचर में उसके लिए। नेक्स्ट कंडे में चलते हैं कि गैलेक्सी आई स्पेस को टेस्टिंग लैब और फैसिलिटी मिल गया है जो इसरो यूज़ करता है उसको। तो ये मिला है आफ्टर जो भी इसरो का आर्म है, एक तरह का ये इसरो का ही आर्म है, प्राइवेट आर्म है, तो इनके साथ पार्टनर करके जो कि है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथेंटिकेशन सेंटर, इनके साथ पार्टनर करके पहला कंपनी बनाया गैलेक्सी आई टेस्टिंग फैसिलिटी यूज़ कर पा रहा है इसरो का। डिफेंस चलते हैं नेक्स्ट डिफेंस इन न्यूज़ में आ रहा है कि इंडिया ने रिसीव कर लिया है सेकंड C295 एयरप्लेन जो कि रिप्लेस करेगा HS748 एयरक्राफ्ट को। C295 एयरक्राफ्ट एक तरह का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और ये जो एयरक्राफ्ट लिया गया है वो स्पेन से लिया गया है। ये जो है सेकंड एयरक्राफ्ट है, इससे पहले पहला एयरक्राफ्ट लिया गया था सितंबर 2023 में और ये जो रिप्लेस करने वाला है HS748 एयरक्राफ्ट को। और ये जो एयरक्राफ्ट 1960s में इंडियन एयरफोर्स को मिला था और अब इसका रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है, तो रिटायरमेंट करके रिप्लेस करेगा C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट फ्रेंड चलते हैं कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी प्लान कर रहे हैं कि ये जो है डिप्लॉय करेंगे MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन जो कि USA ने बनाया है 2 लोकेशन में उत्तर प्रदेश के। तो वो 2 लोकेशन कौन कौन से, गोरखपुर और सरसावा 2 लोकेशन है जो कि ये प्रेडेटर ड्रोन जो है डिप्लॉय किए जाएंगे। और ये प्रेडेटर ड्रोन का काम क्या रहेगा, सर्वेलेंस करना LAC के अक्रॉस चाइना में, और ये जो है पूरा लोकेशन कवर करेगा लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक। तो इसका जो है बहुत बड़ा सर्वेलेंस का काम होने वाला है क्योंकि इसका रेंज भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है, 300 किलोमीटर का रेंज है। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा जो है ये ड्रोन कवर कर सकता है, तो ये सर्वेलेंस के लिए काम करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ड्रोन है, तो ये रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम के बेस पे काम करेगा। और ये जो है इंडिया ने एक्वायर किया था 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन एक्वायर किया था और इसमें से जो 15 जो दिए गए हैं वो इंडियन नेवी को दिए गए हैं और 8 जो है इंडियन एयरफोर्स को, 8 जो है इंडियन आर्मी को दिए गए हैं। और अब इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स जो है इसको यूज़ कर रही है और कौन से 2 लोकेशन में यूज़ कर रही है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इंटरफेस में चलते हैं कि गगन स्ट्राइक 2 एक्सरसाइज हो रहा है इंडिया में। अब आप ये एक्सरसाइज का नाम सुन के ये मत सोचते हैं कि 2 कंट्री के बीच में एक्सरसाइज है, ये 2 आर्म फोर्स के बीच में एक्सरसाइज है, वो है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट कर रहे हैं गगन स्ट्राइक 2 एक्सरसाइज और इसमें जो है क्या किया जाएगा, इसमें जो अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं उनको जो है वेल्डेड किया जाएगा और रीडिफाइन किया जाएगा कैसे वो काम कर सकते हैं या कैसे वो अटैक कर सकते हैं डेवलप ट्रेन में, तो वो जो है देखा जाएगा इस एक्सरसाइज के अंतर्गत। नेक्स्ट करंट अफेयर में चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि इंडिया कोस्ट गार्ड को मिल गया है मरीन गेट का स्टील और ये मरीन गेट का स्टील जो देने का काम करेगी वो जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड करेगी। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर क्या करने वाली है,
जो भी शिप बिल्डिंग है इंडिजिनसली डेवलप करेगी, और इसमें जो है इंडिजिनसली जो मरीन ग्रेड स्टील है वो यूज़ करेगी। ये जो इंडिजिनसली डेवलप करने का काम है शिप बिल्डिंग को, उसको जो है और एनहेंस करने का काम करेगी ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर। नेक्स्ट कंट्रीब्यूस में चलते हैं। नेक्स्ट कंट्रीब्यूस है KDS डिफेंस सिस्टम। KDS डिफेंस सिस्टम पहला LAM बनाने जा रही है। तो ये क्या होता है, पहले तो हम ये समझते हैं कि लूटरिंग म्यूटेशन का मतलब क्या होता है। ये एक तरह का सुसाइड ड्रोन होता है, जो है बॉम्ब कैरी करना होता है और जिस लोकेशन में अटैक करना है उस लोकेशन में जाके सुसाइड करने का काम होता है, ठीक है। और इसको जो बनाया जा रहा है अंडर अ यूनिक डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनरशिप मॉडल पर। और ये जो है कौन बनाएगा, डेफिनेटली यार DRDO ही बनाएगा, हर चीज़ तो DRDO करता है, तो ये भी काम जो बनाने का काम रहेगा DRDO का रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं स्पोर्ट्स इन न्यूज़। स्पोर्ट्स इन न्यूज़ है थॉमसन कप और उबर कप 2024 की तरफ से आ रहा है, जिसमें 2 कैटेगरी के लोग जीते हैं लेकिन सेम कंट्री से जीते हैं। मतलब कि मेंस टीम का जो चाइना है वो थॉमसन कप जीता है, फीमेल टीम का जो चाइना है वो उबर कप जीता है। और ये दोनों ने ही जो इंडोनेशिया की टीम है उनको हराया है। जो थॉमसन कप है वो 33 एडिशन का था इस बार, और जो उबर कप है वो 30 एडिशन का था। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी ये उबर कप और मैं थॉमसन कप तब से बोल रहा हूँ ना, ये जो है बैडमिंटन के लिए खेला जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये बैडमिंटन के लिए खेला जाता है। इसके बाद करंट अफेयर चलता है। लेस करंट अफेयर आ रहा है कि स्पोर्ट्स का न्यूज़ है मैकलैरेन लैंडो नॉरिस, ये जो है अपना करियर का पहला Formula 1 रेस जीत चुके हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने जो डिफीट किया है वो मैक्स वर्स्टेपिन को किया है, क्योंकि मैक्स वर्स्टेपिन हर बार जीतते रहते हैं, तो मैक्स वर्स्टेपिन को हराया, इसके से एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये आपको ग्रैंड पिक्स भी याद रखना है। ग्रैंड पिक्स था मियामी ग्रैंड पिक्स 2024 का। लैंडो नॉरिस है, ये बिलोंग करते हैं UK से, और ये जो गाड़ी चलाते हैं या इनकी जो गाड़ी की टीम है, कार की टीम है, वो है MK लैरेन, ठीक है। आपको मैंने टेबल के फॉर्म में बता दिया जिससे पढ़ने ईजी हो कि पहला पोजीशन लैंडो नॉरिस को मिला जो कि UK से बिलोंग करते हैं, और ये जो कार चलाते हैं वो मैकलॉरेन के चलाते हैं। नेक्स्ट जो आए हैं वो मैक्स वेस्टपिन आए हैं जो कि नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं, और ये जो कार चलाते हैं वो रेड बुल के चलाते हैं। उसके बाद थर्ड आप पढ़ सकते हो, ये जो है फरारी की कार चलाते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है इंडियन बॉक्सर जो कि एशियन U22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 तरफ से आ रहा है, और ये जो हेल्ड हुआ था वो काजाकिस्तान में हुआ था। इसमें इंडिया की जो मेडल की टैली वो सेकंड है। आप यहाँ देख सकते हो इंडिया जो है टोटल 43 मेडल जीता था, उसमें से 12 जो है गोल्ड जीते थे, और काजाकिस्तान जो है इसमें टॉप में रहा है 48 मेडल के साथ। ब्रिजेश जो है पहले इंडियन मैन है जिनको गोल्ड मेडल मिला है इन यूथ कैटेगरी, और इनका जो मेंस की कैटेगरी आपको ये भी याद रखना है कि 48 kg की इनकी कैटेगरी है, वेट कैटेगरी। ये भी एग्जाम पढ़ने से इम्पोर्टेंट होता है, तो आपको ये भी याद रखना है। इस नेक्स्ट करंट अफेयर्स है कि मुंबई सिटी फुटबॉल कप ने बीट किया है मोहन बाग सुपर जायंट को, और ये जो है बीट किया गया है 10th एडिशन ऑफ इंडियन सुपर लीग 23-24 का, जो कि कोलकाता में हो रहा था। ये जो है ISL इंडियन सुपर लीग, इसमें जो है टोटल 12 क्लब जो है भाग लेते हैं, उसमें से जो है मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब जो है जीती है। नेक्स्ट करंट अफेयर चलते हैं कि आनंदना ने पार्टनर किया जो हॉकी इंडिया के साथ, और ये जो है पार्टनर करके क्या करेंगे, जो नेशनल वुमेन हॉकी लीग है इसको जो है बढ़ावा देने का काम करेंगे, और जो भी कोच की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रेनिंग इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिशन सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैंप ये सब की रिक्वायरमेंट होती है, ये सब रिक्वायरमेंट पूरा करने का काम इनका रहेगा। और ये जो है एक तरह का कोका कोला इंडिया फाउंडेशन के पार्ट है। इसके साथ ही जो हमारा करंट अफेयर्स है वो खत्म होता है। जो भी सेकंड वीक तक करंट अफेयर्स था वो खत्म हो गया। इधर आपको जो भी कंटेंट मिल रहा है आप इतना ही पढ़ो, एग्जाम पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट है। जो भी रिलेवेंट कंटेंट है मैंने वही डाला है। साथ ही अगर आपको फर्स्ट वीक ऑफ वीक का भी करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।